चलो देखो आगे। तो पता इनर आर्थो नॉर्मल सेट बताया था और आर्थोगोनल सेट। तो ये आर्थो नॉर्मल सेट है पर आधारित थ्योरम बताने वाला हूँ। थ्योरम ये है, 5 डेफिनेशन जो बताया था उस पर आधारित। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में, मिक्स में ही लिखेंगे, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में, इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर का, नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर का कोई ऑर्थोगोनल सेट लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, लीनियर इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है। थ्योरम क्या है? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर का कोई ऑर्थोगोनल सेट लीनियर इंडिपेंडेंस रैखिकता स्वतंत्र होता है। क्या होता है? रैखिकता स्वतंत्र होता है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर का ऑर्थोगोनल सेट जिसका डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट जीरो आए और सेम एलिमेंट का क्या हो, सेम एलिमेंट के बारे में तो आर्थो नॉर्मल क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है। तो लिखते हैं इसको। मान लिया या लेट यस एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर का ऑर्थोगोनल सेट है। माना S1 बराबर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा यम डिफरेंट वेक्टर को कंटेन करने वाला यस का एक फाइनाइट सबसेट है। यम डिफरेंट मेंबर को, यम डिफरेंट वेक्टर को कंटेन करने वाला यम डिफरेंट वेक्टर को कंटेन करने वाला यस का एक सबसेट है। ठीक है। S1 क्या है? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा यम डिफरेंट वेक्टर को कंटेन करने वाला यस का एक सबसेट है। यस का सबसेट है ना, S1 यस का एक फाइनाइट सबसेट लिख लो। एक फाइनाइट माने गिनती में, फाइनाइट सबसेट है। तो माना सिग्मा i फ्रॉम 1 to m ai अल्फ़ा i, जिसकी मीनिंग होती है A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 डैश डैश, कहाँ तक? i की वैल्यू यम से 1 से शुरू होकर के m तक जाती है ना, तो लास्ट वाला क्या होगा? am अल्फ़ा m इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको हम दर्शा लेते हैं, सिग्मा के फार्मूले से लिख सकते हैं। तो अब रैखिकता स्वतंत्र कब होता है कोई वेक्टर? सुनो बताएं आपको। जैसे मान लो S1 में एलिमेंट हैं 2 ठो, क्या है? A1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ठीक है। तो 2 आदेश का उपयोग करें, A1 और अल्फ़ा 1 और A2
अल्फ़ा 2 बराबर 0 कर दें, फिर A1 बराबर 0 दिखाएं, A2 बराबर 0 दिखाएं, तब कहेंगे S1 के सदिश रैखिकता स्वतंत्र हैं यदि लीनियर इंडिपेंडेंस है ना। अब मान लो S1 इज इक्वल टू ऐसे है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ठीक है। तो 3 फील्ड के एलिमेंट ले लें A1 A2 A3 और तीनों के गुणनफल का योगफल क्या कर दें 0, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 और A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 कर दें और फिर ये दिखा दें कि A1 बराबर भी 0, A2 बराबर भी 0, A3 बराबर भी 0। तीनों का मान जब 0 दिखाने में हम कामयाब हो जाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो इसी प्रकार S1 में मान लो यम एलिमेंट है, तो जब यम एलिमेंट है तो हम कितने अदिश लेंगे, यम अदिश लेंगे, A1 A2 डैश डैश AM। तो आदिश और सदिश के गुणनफल का योगफल 0 कर देंगे और फिर सब आदिश की वैल्यू निकालेंगे। यदि सब आदिश की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम ये कहेंगे कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है। S1 के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। तो S1 में यम डिफरेंट एलिमेंट है, तो हम कितने आदिश के लेंगे, फील्ड के यम, और सबके गुणनफल का योगफल 0 करेंगे और फिर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे A1 की वैल्यू 0 है, A2 की वैल्यू 0 है, A3 की वैल्यू 0 है, AM की वैल्यू 0 है, यानी सब की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या होगा, S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस माने जाएंगे, ठीक है। S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो तब ईच के लिए, तब ईच के लिए, ईच के लिए जहाँ के की वैल्यू कहाँ शुरू होती है, 1 से और n तक वेरी करती है, विचलित होती है। के की वैल्यू 1 से शुरू होती है, m तक जाती है ना, m तक है, A1 शुरू हुआ, के की वैल्यू 1 से शुरू हुई और के की वैल्यू 1 2 3 रखते रखते कहाँ पहुँच गए, m तक। तो के की वैल्यू कहाँ तक रख सकते हैं, m तक, ठीक है। के की वैल्यू 1 से शुरू किए हैं, हम कॉमन रूप से AK अल्फ़ा के लिखना चाहते हैं, तो AK की वैल्यू कहाँ से कहाँ शुरू होगी, 1 से लेकर के m तक, ठीक है। तो वही बताना चाहते हैं। तो इसको लिखते हैं क्या, इनर प्रोडक्ट सिग्मा I फ्राम 1 टू m, और फिर क्या लिख देंगे, अल्फ़ा AI अल्फ़ा I और अल्फ़ा के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट जब करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी मान कर चले हैं, इसका विस्तार करने पर ये रिजल्ट आता है ना, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। तो इसके ये है इनर प्रोडक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पे हम ये लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जब लिख देंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 डैश डैश क्या लिख देंगे, AM अल्फ़ा M, और फिर अल्फ़ा के लिखवे करेंगे, अल्फ़ा के ये इनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको लिख दिए। अब हम देखते क्या है, इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होता है, जैसे आपको पता ना है कि कहीं पे यदि अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है और यहाँ गामा और इनर प्रोडक्ट, तो पहले क्या करते हो आप, अल्फ़ा गामा लिख देते हो और प्लस करके बीटा गामा लिख देते हो, इसी को तो लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। यहाँ 2 टर्म है तो दोनों को अलग अलग कर दिए, 3 रहेंगे तो तीनों को अलग अलग करेंगे, 4 रहेंगे तो चारों को अलग अलग करेंगे, यम रहेंगे तो यम को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ यम है 1 2 3 डैश डैश यम तक, तो पहले क्या लिख देंगे, A1 अल्फ़ा 1 कामा अल्फ़ा के लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्लस A2 अल्फ़ा 2 कामा अल्फ़ा के, प्लस A3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा के और कामा लगा के, प्लस फिर A4 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा के, प्लस ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी से। तो इसको लिखते हैं A1 अल्फ़ा 1 और ये अल्फ़ा के ऐसे आएगा, फिर क्या लिखेंगे, प्लस A2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के कामा लगा के, प्लस फिर क्या लिखेंगे A3 अल्फ़ा 3 कामा लगा के, फिर क्या लिखेंगे अल्फ़ा के ऐसे। अब के की वैल्यू देखो 1 और m के बीचों बीच है, देखो कहीं ना कहीं, तो रास्ते में के भी ना मिलेगा। जब सीधी से रीवा जाते तो जानते हो सीधी से रीवा के बीच में बढ़ौरा आएगा अथवा चुरहट आएगा,
तो रास्ते में चुरहट भी ना है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि चुरहट सीधी और रीवा के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक और यम के बीच में के कहीं ना कहीं है, तो रास्ते में मिलेगा के वाला भी ना। तो जैसे यहाँ पे A3 अल्फ़ा 3 लिखे हैं, तो रास्ते में क्या आएगा, ये भी आएगा ए के अल्फ़ा के, कि नहीं, और फिर अल्फ़ा के, फिर आगे डैश डैश करते हुए लास्ट वाला क्या होगा, एम अल्फ़ा यम, एम अल्फ़ा यम और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, वक्त आने पर इसका उपयोग करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ये वाले को इक्वेशन फर्स्ट। हाँ ठीक है, लिखे इतना। अब देखो आगे अब क्या करेंगे हम, जो स्केलर क्वांटिटी होती है इसको बाहर कर लेते हैं। तो जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी A1 है और फर्स्ट कंपोनेंट में है, तो A1 को बाहर निकालेंगे तो बाहर नहीं लगेगा, सेकंड कंपोनेंट से बाहर निकालते तो बाहर लग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको इसी को हम लिख सकते हैं, A1 को बाहर कर लिए, तो ये क्या बचा, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट। फिर क्या लिखेंगे, A2 को बाहर, फिर अल्फ़ा 2 और AK का अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट कामा लगा के, फिर क्या लिखेंगे A3, क्या लिखेंगे A3, फिर अल्फ़ा 3 या कामा अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट डैश डैश, फिर क्या लिखेंगे AM लिखेंगे अल्फ़ा यम और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल, बस इतना ही, ठीक है। रास्ते वाले को तो नहीं लिखे, रास्ते में जो मिलेगा प्लस रास्ते में AK भी मिलेगा ना, तो अल्फ़ा के और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, फिर आएगा डैश डैश, फिर AM आएगा, फिर अल्फ़ा यम और अल्फ़ा के का इनर प्रोडक्ट, ऐसे लिख लेता ना। अब देखो यहाँ पे तो दो वेक्टर ऑर्थोगोनल सेट है ना, तो दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, A1 लिखेंगे और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के डिफरेंट है ना, तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। A2 और इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0, डिफरेंट ये भी है। अब यहाँ पे देखो A3 और ये भी क्या होगा, 0, ये भर बचेगा AK और ये अल्फ़ा के का अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के का स्क्वायर, जानते हो ना, ये होता, आपको बताया गया है ना, अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला लगा दिए। अब आगे तो ये भी डिफरेंट है वेक्टर, डैश डैश, यहाँ AM तो लिखवे करोगे इंटू 0, ये भी डिफरेंट वेक्टर। तो ये सब मिल के क्या आ गया, ये तो पहला शून्य हो गया, ये शून्य, यही भरना बचा, कौन, AK और नॉर्म ऑफ अल्फ़ा के नॉर्म का स्क्वायर, ये आ गया। तो किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई है ना। तो ये जिसकी वैल्यू निकली उसको एक बार फिर से उतार देते हैं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, देखो यहाँ पे ये वाले को। तो किसका मान निकाल रहे थे हम, सिग्मा I फ्राम 1 to M, किसकी AI और अल्फ़ा I और ये अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू जब शून्य के बराबर आए, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, AK अल्फ़ा के बराबर आई ना। अब हम इसको क्या मानकर चले हैं, इसको क्या मानकर चले हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट में इसको शून्य मान के चले हैं, क्योंकि इसको शून्य मान करके चलेंगे, इन सब की वैल्यू शून्य दिखा देंगे, तभी ना लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो AI अल्फ़ा I की वैल्यू किसके बराबर है, शून्य के बराबर,
ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख दें, 0। क्या लिख दें, देखो सिग्मा आई फ्रॉम 1 टू, यहाँ पे यम है और यहाँ पे क्या है, ये ए आई अल्फा आई है और सिग्मा आई फ्रॉम 1 टू यम ए आई अल्फा आई है। तो इसके स्थान पे यहाँ क्या लिख दें हम, शून्य, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या है, शून्य। इसी को विस्तार करने से ये आया है, पर है ये इसी की वैल्यू शून्य। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख दिए, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर लिखेंगे अल्फा के और का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ गया ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 वेक्टर है, सुनो 0 वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, 0 वेक्टर को लिखा जा सकता है 0 इंटू 0 वेक्टर। क्या लिखा जा सकता है, 0 वेक्टर। तो इसको हम लिखे देते हैं यही 0 इंटू 0 वेक्टर कामा अल्फा के का इनर प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 0 वेक्टर फील्ड का मेंबर है ये वाला, तो इसको बाहर निकाल लो। 0 वेक्टर और ये अल्फा के का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर। ठीक है, अब 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी तो क्या होगा, 0, तो ये 0 आ गया। तो ए के नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, नॉर्म लगा, ये लेंथ है ना, तो लेंथ है तो निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इम्प्लाइज ए के इज इक्वल टू 0, ए के इज इक्वल टू 0। अब आपके बारे में आपको पता है, के बारे में ये पता है कि 1 इज लेस देन आर इक्वल के इज लेस देन आर इक्वल यम। ठीक है, के की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, यम तक। इसका मतलब क्या हुआ, ए के का मान 0 होने का अर्थ ये हुआ कि A1 का मान भी 0 है, A2 का मान भी 0 है, A3 का मान भी 0 है और डैश डैश AM का मान भी 0 है। तो सब मान 0 हो गए। तो जब हम ये लेकर चले थे A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 डैश डैश AM अल्फा m इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में, तो उनके लिए आपको सब स्केलर की वैल्यू 0 हम दिखाने में कामयाब हो गए। ठीक है, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 डैश डैश AM अल्फा m को 0 बार के बराबर लेकर चले थे इक्वेशन फर्स्ट में। तो सब अदिशों का मान हम क्या दिखा दिए यहाँ, 0। तो सब अदिशों का मान जब 0 आ गया तो इसका मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश डैश अल्फा m क्या हुए, लीनियर इंडिपेंडेंस हुए, रैखिकता स्वतंत्र हुए। तो क्या लिखेंगे, सिंस फॉर A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2, A3 अल्फा 3 डैश डैश AM अल्फा m इज इक्वल टू 0 बार के लिए हम पाते हैं, क्या पाते हैं, A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0 डैश डैश AM बराबर 0। सब अदिशों का मान 0 आ गया। कम से कम एक आदेश का मान 0 ना आया होता तो हम कहते रैखिकता परतंत्र है, लेकिन सब आदेशों का मान 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे यशवन के जो सदिश अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश डैश अल्फा m हैं वे क्या हैं, रैखिकता स्वतंत्र हैं। ठीक है, इट मीन्स जिसका जिसका अर्थ है आपको दिक्कत परीक्षा के समय में जाएगी, यदि तैयार न किया रहोगे अभी से तो इंग्लिश में जो लिखते रहोगे तो ठीक है। हम लिखते तो रहेंगे, हम तो जो यूट्यूब वालों के हिसाब से लिखने लगे थे। तो सर उसमें दिक्कत नहीं जाएगी, पूछे क्यों, अगर हम इंग्लिश के क्वेश्चन याद किए रहेंगे तो वही क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में भी रहता है। हाँ पेपर में। हाँ, तो इंग्लिश पढ़े रहोगे तो इंग्लिश वाला समझ में आएगा, फिर हिंदी वाला कुछ ना समझ में आएगा। क्वेश्चन का समझ सकते हैं हिंदी से ऊपर, हाँ इंग्लिश वाला ज़्यादा फिर समझ में आएगा। आप होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म जानबे न करोगे। अब हिंदी मीडियम वाला समाकारिता तुल्यकारिता लिखा रहता ना जान पाओगे, जिसका अर्थ है कि यशवन के वेक्टर अल्फा 1, अल्फा 2 डैश डैश अल्फा m लीनियर इंडिपेंडेंस हैं, लीनियर
इंडिपेंडेंस हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, तो यही तो हमको प्रूव, तो S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस है, तो S1 हम माने थे S का कोई फाइनाइट सबसेट और उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हो गए, इसका मतलब S के ईच फाइनाइट सबसेट क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे। आपको प्रूव क्या करना था, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर का कोई ऑर्थोगोनल सेट लीनियर इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें S क्या लिए थे, नॉन जीरो वेक्टर का एक सेट लिए थे, फाइनाइट सेट लिए थे, और उसके वेक्टर को हम क्या दिखाए, उसके वेक्टर क्या हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। जैसे मान लो S1 में एलिमेंट लिए थे हम कितना, α1 α2 डैश डैश अल्फा m। ठीक है, तो इन वेक्टर को लीनियर इंडिपेंडेंस दिखाने का क्या तरीका है कि जितने इसमें वेक्टर हों उतने अदिश ले लें और अदिश और सदिश का गुणनफल के योगफल को शून्य के बराबर कर दें और सब अदिश का मान शून्य के बराबर दिखाने में हम कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तब कह पाते हैं कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, तो इसमें m वेक्टर डिफरेंट वेक्टर लिए थे और हम m अदिश लिए, कौन कौन, a1 a2 डैश डैश am, और इन सब के गुणनफल का योगफल शून्य कर दिए। क्या कर दिए, a1 α1 a2 α2 डैश डैश am अल्फा m इज इक्वल टू शून्य के बराबर कर दिए इक्वेशन फर्स्ट में। अब फिर हम दिखाने की कोशिश किए तो हम दिखाने में ये कामयाब हो गए कि a1 की वैल्यू शून्य है, a2 की वैल्यू शून्य है, am की वैल्यू शून्य है, अर्थात सब अदिशों की वैल्यू शून्य है। इनमें से m अदिश में से एक भी अदिश शून्य के बराबर ना होता तब हम कहते कि S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं है, लेकिन सब अदिशों को हम शून्य के बराबर दिखाए। यानी एक की वैल्यू शून्य आ गई, k की वैल्यू आपको पता है कि 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, m तक। यहाँ पे बताया गया है k की वैल्यू 1 से शुरू होगी और m तक वेरी करती है, m तक विचरण करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक का मान शून्य आने का अर्थ ये हुआ कि a1 से लेकर के am तक की हर एक स्केलर की वैल्यू शून्य है, अल्फा नहीं है, यहाँ a है। इसका मतलब a1 का मान भी शून्य, a2 का मान भी शून्य और am का मान भी शून्य। इसका मतलब जितने अदिश का उपयोग किए थे S1 सदिश के लिए उन सब अदिशों का मान क्या आ गया, शून्य के बराबर। तो जब सब अदिशों का मान शून्य के बराबर आ गया तो S1 के वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस होंगे, जो कि BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे फर्स्ट पेपर में। ठीक है, आप व्यूह वाले में। ठीक है, हाँ, तो यही है, तो यही हम दिखाने की कोशिश किए हैं कि S में जितने वेक्टर थे, जितने स्केलर का उपयोग किए तो उन सभी स्केलर की वैल्यू शून्य के बराबर होने की वजह से S1 के वेक्टर क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है, अब देखो आगे दूसरा, प्रसामान्य लांबिक समुच्चय, ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट पर थ्योरम एठो। थोड़ा सा डेफिनेशन याद दिलाते हैं फिर थ्योरम करते हैं। ठीक है, क्या है ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, प्रसामान्य लांबिक समुच्चय हिंदी में बोलते हैं इसको, प्रसामान्य लांबिक समुच्चय, लांबिक समुच्चय, प्रसामान्य लांबिक समुच्चय। आज एक किताब में पढ़ा था, उसमें एक लाइन ये लिखा था कि यदि आपको चील के साथ, चील की तरह आसमान में उड़ना है तो बतख के साथ मत तैरो। चील की तरह आसमान में उड़ना है तो क्या करें, बतख के साथ मत तैरे। ठीक है, तो देखो माना यस किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का, माना यस किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का सबसेट है, VF का सबसेट है, सबसेट है। ठीक है, माना यस किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का सबसेट है, तब यस को एक ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं। तब यस को एक ऑर्थोनॉर्मल
सेट कहते हैं। कब कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट? यदि नंबर फर्स्ट ये है कि अल्फ़ा कामा बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या हो? शून्य हो। फॉर ऑल अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन यस एंड अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट क्या हो? एक हो, अर्थात नॉर्म ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो। फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन यस, फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग इन यस। सुनो क्या बोले? यस क्या हो? इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ का एक क्या है? सबसेट है, सबसेट है। सुनो यस क्या है? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ का सबसेट है। तो यस को एक ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं। ऑर्थोनॉर्मल सेट कब कहेंगे? जब दो डिफरेंट वेक्टर का क्या निकालें? इनर प्रोडक्ट निकालें तो शून्य आए, और हर एक वेक्टर का नॉर्म निकालें तो एक आए, तब यस को क्या कहेंगे? यस को क्या कहेंगे? ऑर्थोनॉर्मल सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यस इज इक्वल टू एलिमेंट ले लेते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। तो ये यस का मतलब अल्फ़ा 1 की वैल्यू ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे लिए। अब देखो यहाँ पे आपसे कोई ये कहे अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा बीटा गामा रख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है और गामा की वैल्यू ये है। अब देखो अल्फ़ा बीटा का हम निकालते हैं इनर प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट निकालने का अर्थ ये हुआ इसका फर्स्ट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ। तो 1 × 0, 0 × 1, 0 × 0 तो क्या आया? 0। इसका करेंगे तो क्या होगा? 0 × 0, 1 × 0, 0 × 1 तो 0। इसका करेंगे तब भी 0। तो दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है कि नहीं आता? यस के किन्हीं दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आता है। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा का नॉर्म निकालते हैं, अल्फ़ा की लंबाई निकालते हैं। तो अल्फ़ा की लंबाई जब निकालोगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ? √1 का वर्गमूल 1 होता है। बीटा का नॉर्म निकालोगे यदि, तो बीटा का नॉर्म निकालोगे तो क्या होगा? 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ? √1 तो 1 ही आएगा। गामा का नॉर्म निकालोगे यदि, तो गामा का नॉर्म निकालोगे तब भी क्या आएगा? 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √1 तो 1 ही आएगा। ठीक है नहीं? अब यहाँ पे देखो यदि अल्फ़ा और बीटा का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको ही बता ही चुके अभी, 1 × 0, 1 × 0, 0 × 1, 0 × 1, 0 × 0 तो ये भी 0 आया। ठीक है, बीटा और गामा का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 × 0, फिर क्या? 1 × 0, 1 × 0, फिर 0 × 1 तब भी 0 आया। और फिर क्या? गामा और अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फ़ा और गामा का। तो अल्फ़ा और गामा के इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 × 0, फिर 0 × 0, 0 × 0, फिर 0 × 1, 0 × 1 तब भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0। तो यहाँ देखते हैं कि यस के किन्हीं दो वेक्टर का यदि हम इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 आता है। और हर एक वेक्टर की लेंथ कितनी है? 1 है। लेंथ यानी नॉर्म, नॉर्म मीन्स ठीक है उसका नॉर्म लंबाई, हर एक वेक्टर की लंबाई किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसका मतलब ये सब यूनिट वेक्टर हैं। जिस वेक्टर का नॉर्म 1 होता है, जिस वेक्टर की लंबाई 1 होती है, तो उसको 12वीं क्लास में आप पढ़े थे, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर एक वेक्टर का नॉर्म क्या है? 1 है और दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 है। तो ये जो VF इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो सबसेट ऐसा है, इसका नाम है ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो परिभाषा क्या बनी? याद रहेगी जिंदगी भर आपको कि VF एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यस VF का एक सबसेट है। तो यस को ऑर्थोनॉर्मल सेट तभी कहेंगे जब उसके दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 हो और हर एक वेक्टर का नॉर्म 1 हो। हर एक वेक्टर का नॉर्म क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो VF क्या है? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और यस क्या है? VF का एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि यस के दो डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 हो, ठीक है, तथा
हर एक वेक्टर की लेंथ क्या हो, हर एक वेक्टर का नॉर्म क्या हो, वो 1 के बराबर हो, तब उस यस को कहेंगे क्या, ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो यहाँ सेट यस ऑर्थोनॉर्मल सेट है कि नहीं है? है ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, तो परिभाषा तो ये हो गई क्लियर। लिख लिए, लिखे? हाँ, एग्जाम्पल भी लिख लो, तभी ना बात समझ में आएगी। नहीं तो परिभाषा तो आज भर आएगी, समझ में आई होगी, पर एग्जाम्पल लिखा रहेगा तो 4-6 दिन बाद भी देखो तो समझ में आएगा, 4-6 महीने बाद भी। ठीक है, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट की ये परिभाषा है। अब इस पर एक थ्योरम देखो। तो किसी भी ऑर्थोनॉर्मल सेट का मेंबर 0 होगा क्या? जैसे अल्फा बीटा गामा के स्थान पे हम 0 वेक्टर मिला देंगे तब भी क्या यस ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहेगा? तो 0 वेक्टर का मतलब तो समझते हो ना, 0 वेक्टर का मतलब होता है 0 0 0 ऐसे। तो 0 वेक्टर का नॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा? 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो 1 कहाँ आता है? इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ऑर्थोनॉर्मल सेट में 0 वेक्टर कंटेन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट में वही वेक्टर कंटेन होते हैं जिसका नॉर्म 1 के बराबर हो। बात समझ में आई? ऑर्थोनॉर्मल सेट में 0 वेक्टर कंटेन क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा 0 वेक्टर कंटेन? क्योंकि 0 वेक्टर का नॉर्म निकालते तो 0 आता है, और ऑर्थोनॉर्मल सेट में वही मेंबर होंगे जिसका नॉर्म 1 आता है। उसमें सब नॉर्म 0 आता है और इसमें नॉर्म 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए, तभी वो यस का मेंबर होगा। तो यस ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं, कब कहेंगे यस को? जब हर एक वेक्टर का नॉर्म 1 के बराबर हो और डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 हो। तो बात क्लियर हुई ना कि ऑर्थोनॉर्मल सेट में 0 वेक्टर कंटेन नहीं होगा, क्योंकि 0 वेक्टर का नॉर्म 1 के बराबर नहीं है। समझ में आई बात? नोट लिखते हैं, नोट फर्स्ट। ऑर्थोनॉर्मल सेट में, नोट फर्स्ट, ऑर्थोनॉर्मल सेट में 0 वेक्टर जिसको हम mod 0 लिखते हैं, 0 वेक्टर कंटेन नहीं होता, क्योंकि यदि 0 वेक्टर बिलोंग इन यस, तो 0 वेक्टर की मीनिंग तो जानते हो, 0 0 0। 0 वेक्टर का नॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा? 0 वेक्टर का नॉर्म निकालोगे तो 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यही ना होगा? तो √0, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट में वही वेक्टर होते हैं जिनका मॉड 1 के इक्वल हो, और 0 इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल है। लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट में कौन वेक्टर होते हैं? जिनका नॉर्म 1 होता है। जिनका नॉर्म क्या होता है? 1। वही ऑर्थोनॉर्मल सेट के मेंबर हो सकते हैं, वही ऑर्थोनॉर्मल सेट के मेंबर हो सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या अंतर है? ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या अंतर है? पर इसका तो ये समझ में आया है कि मतलब उसमें ऑर्थोनॉर्मल सेट में क्या होता है? हर एक वेक्टर का नॉर्म 1 होता है और 2 डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 होता है। ऑर्थोनॉर्मल सेट में, ऑर्थोगोनल सेट में क्या होता है? डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है, और नॉर्म 1 हो कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक वेक्टर का नॉर्म 1 हो कोई ज़रूरी नहीं है। इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 बस। मतलब सिर्फ दोनों में एक चीज कॉमन है, लेकिन नॉर्म इसमें ये ऑर्थोनॉर्मल में नॉर्म 1 आना चाहिए, उसमें आई या ना कोई कमी नहीं। हाँ, उस ऑर्थोगोनल सेट में कोई ज़रूरी नहीं है, पर ऑर्थोनॉर्मल सेट में हर एक वेक्टर का नॉर्म 1 आना जरूरी है। हर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर होने चाहिए। यूनिट वेक्टर उससे कहते हैं जिसका नॉर्म 1 के बराबर हो। वैसे भी हम ही तो पढ़े थे, जिस सदिश की लंबाई 1 होती है उसे इकाई सदिश कहते हैं। ठीक है, तो देखो इस पर एक छोटी सी थ्योरम ये है
ऑर्थोनॉर्मल सेट पर। ठीक है, थ्योरम ये है ईच ऑर्थोनॉर्मल सेट लीनियर इंडिपेंडेंस होता है। इसको अलग से लिखते हैं, अलग वीडियो बनाते हैं इसका।